हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार किया गया है वो विशिष्ट शिक्षकों को कितना लाभ पहुंचाने वाला है। क्या है ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली? बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 इन पे क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक में क्या होगा अंतर? ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में। विशिष्ट शिक्षकों को योगदान के बाद लाभ होगा या हानि? सबसे बड़ी बात तो यहाँ निकल के आती है, क्या विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला राज्यकर्मी का दर्जा? क्या केवल हवाई ही रह गया और 1 जनवरी से 7 जनवरी तक योगदान करेंगे और उसके बाद उनका नया वेतन क्या होगा और उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको हम लोग एकदम सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे एकदम आराम से। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मैं सब कुछ आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहली बात निकल कर के आ रही है ये यहाँ पे कि शिक्षकों को योगदान करना चाहिए या नहीं, तो ये तो बाद में हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले आ जाते हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में किन किन बातों की चर्चा की गई है। सबसे पहले कि जैसे आप योगदान करते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच, 7 जनवरी के बीच, तो सबसे पहले तो आप अपनी जो सेवा दिए हैं नियोजन इकाई पे, उसकी सेवा निरंतरता का लाभ का कहीं चर्चा नहीं है। कोई बात नहीं, चर्चा हो या नहीं हो, मेन उद्देश्य शिक्षकों का हमें पता है कि वो आते हैं कहाँ पे, तो वेतन कितना होगा देखिए, और पहले से अधिक होगा वेतन या कम होगा। तो इन सारी बातों का चर्चा हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। आप चाहिएगा कि बहुत सब चीज़ें 2 मिनट में ही समझ जाएं तो नहीं समझ आएगा। पहला बात कि जैसे आप योगदान करते हैं तो आप जिला संवर्ग के शिक्षक बन जाएंगे। एक तो यहाँ लाभ दिखा कि आप जिला संवर्ग के शिक्षक बन जाएंगे, या जब आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत योगदान करते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपका जो ट्रांसफ़र है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो नियोजन इकाई पे थे, काफ़ी दूरी पे थे और वो ज़िला के बाहर ज़िला में स्थानांतरण नहीं करा सकते थे। तो दूसरा लाभ इनको यहाँ ये दिख रहा है कि उनकी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगी, लेकिन इस पे अभी नियम नहीं बना हुआ है। कितना दिन लग जाता है नियम बनने में ये तो आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी आप लोगों को लाभ दिख रहा है। माने लाभ दिख रहा है, लाभ मिला नहीं है, लाभ दिख रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर मेरी कोई भी बातें अगर आपको बुरी लगें तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कीजिएगा। मैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए और आहत करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं भी एक टीचर हूं, आप ही लोगों के परिवार से हूं, इसलिए मैं चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनको नहीं आइडिया है वो कुछ भी बता देते हैं और हमारे शिक्षक केवल हवा के न्यूज़ को सुन करके और वो मैंने जो भी आगे की प्रतिक्रिया है करना शुरू कर देते हैं। मैं सब चर्चा करूंगा यहाँ पे। तो दूसरा लाभ आपका ये हुआ कि ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा। और तीसरा यहाँ पे, अब इसको आप लाभ कहिए या हानि, ये आप अपने नज़रिए से देखते हैं या आप सोच सकते हैं। आपका एक फिक्स वेतन मान तय हो जाएगा। मैं जनरली 1 to 5 की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसी विभाग में सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षक हैं। तो एक तो उनको वेतन मान मिलना शुरू हो जाएगा, और जो कि बीपीएससी विद्यालय अध्यापक जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनके जितना वेतनमान मिलेगा। तो यहाँ राज्यकर्मी का असर इन पे दिख रहा है।
परीक्षा का एक फ़ायदा दिख रहा है। और उन्हें सभी भत्ते भी अब मिलेंगे, जो सभी भत्ते उनको उनको नियोजन इकाई में नहीं मिलते थे, वो सारे भत्ते अब इनको मिलना शुरू हो जाएगा। बात है पेंशन की, तो पेंशन भविष्य में अगर पेंशन नियम लागू होता है तो पेंशन इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस नियमावली में अभी जिक्र नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको, यानी अभी तो देखिए, अभी बीपीएससी विद्यालय अध्यापक जो भी हैं उन्हें भी ये तय नहीं है कि पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में अगर ये नियम लागू होता है तो इस नियमावली में इसका जिक्र नहीं है। 5वां पॉइंट हो गया। अब बात आता है 6ठे पॉइंट की, कि योगदान की तिथि, जब ये योगदान करते हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में, तो जो वो सेवा दिए हैं, सेवा किए हैं शिक्षा विभाग में, तो क्या इनको सीनियरिटी या फिर इनको सेवा निरंतरता का लाभ, तो इसका भी इस नियमावली में जिक्र नहीं है। ठीक है, सेवा निरंतरता का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे वहीं 6ठे पॉइंट योगदान की, तो योगदान तो आप जान गए कि 1 से 7 जनवरी के बीच, तो ये ख़त्म। सेवा निरंतरता का जो लाभ है हमारे शिक्षकों के लिए, वो अभी नियमावली में चर्चा नहीं है, लेकिन आगे कहा गया है कि इसका नियमावली पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 है, पार्ट 2 में जो भी खामियां होगी संशोधित किया जाएगा। ये नहीं है कि जो नियम बन जाती है वो हमेशा के लिए लागू हो गई। ठीक है, जो नियम बन गया सरकार के द्वारा वो हमेशा के लिए तो लागू हुआ नहीं, हर चीज़ में संशोधन होता है। और आप लोगों ने बहुत सारे संशोधन, ये आप लोगों का वरदान मैं कहूँ कि आप ही लोगों का देन है कि शिक्षा विभाग में इतने स्तर पे बहाली, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आप लोग फाइट करते आ रहे हैं विभाग से, आंदोलन के बदौलत, चाहे जैसे आपने फाइट किया और बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। लेकिन अब जो फाइट करना है सरकार शिक्षा विभाग से, सोच समझ के करना है योगदान के बाद, क्योंकि आप पे वो सारा नियम लागू हो जाएगा जो एक राज्य कर्मी पे लागू होता है। तो फटाक से किसी संघ में नहीं जाएंगे, कभी आंदोलन में फटाक से ऐसे बिना सोचे समझे आप नहीं जा सकते हैं, वो सारे नियम आप पे लागू हो जाता है। मैं उसकी चर्चा अलग से कर दूंगा। नेक्स्ट बात है कितना मिलेगा वेतन। इसको मैं इसलिए घेर रहा हूँ कि मेन मुद्दा तो हम लोगों का यहाँ आके फंसता है। ठीक है, हमारा नाम कुछ भी हो, राहुल हो, अनीस हो, मन्नू हो, फर्क हमको नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा तो पेंच यहाँ फंसा कि वो विद्यालय अध्यापक और आप विशिष्ट शिक्षक, जब सारे लाभ अगर इक्वल है, बराबर है, तो फिर नाम में अंतर क्यों? मेरा यही एक प्रश्न है विभाग से, चाहे आप लोगों से, कि आखिर जब सब कुछ उनके बराबर है विद्यालय अध्यापक के, यानी एक राज्यकर्मी के, तो फिर ये नाम में अंतर क्यों? कारण क्या है? तो सब कुछ बराबर नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आप जो समझ रहे हैं कि हम भी राज्यकर्मी बन गए, विद्यालय अध्यापक के बराबरी में, मतलब इक्वल हो गए हम भी, हम किसी को कंपेयर नहीं करा रहे हैं, लेकिन इस नियमावली को मैंने अच्छे से रीड किया तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दी कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक हो सके कि वेतन बराबर हो जाए। तो वेतन जब बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि लाभ भी बराबर हो गया, दोनों इक्वल ही हो गए, तो फिर ये नाम में अंतर क्यों? एक तो अंतर मैंने यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है। दूसरा बात है कि कितना मिलेगा वेतन, इस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेन मुद्दा तो यहाँ आके फंसता है। तो 5 से 8 मिनट का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वेतन कितना मिलेगा वेतन जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, कौन चीज़ें कैसे निकलता है, कैसे जोड़ करके आपको अभी जो वेतन मिल रहा है बाद में कितना मिलेगा, कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा, या भविष्य में ये आपको लाभ देगा, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अलग से इसके वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा
और आप इतना समय दे नहीं पाएंगे, मुझे पता है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, आप समय कहाँ देते हैं किसी चैनल पे। 2 मिनट यहाँ, 2 मिनट वहाँ, 2 मिनट ऐसे, मुझे पता है। नेक्स्ट बात है, क्या आप सच में राज्यकर्मी बन गए? क्या आप सच में राज्यकर्मी बन गए? तो अभी मैं इस पे विशेष कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी इसको मुझे और अध्ययन करना होगा और समझना होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी पूर्णतः आप 100% राज्यकर्मी नहीं बने हैं। ये एक अलग से चाइनीज़ राज्यकर्मी आप माने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको लाभ होगा या हानि? तो मैंने पूरे इस विशिष्ट शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप योगदान देंगे, विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी नियोजन इकाई पे जो आप थे और अब जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लाभ दिख रहा है। आपको यहाँ लाभ दिख रहा है मुझे कि आपको लाभ होगा, लेकिन कितना ज़्यादा लाभ है इसकी चर्चा मैं जो बोला कि जैसे मैं वेतन स्लिप आपका बनाऊंगा, उस पे एक वीडियो जो आपको दूंगा और आपको इस पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, इसका कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को समझ, अभी तो आप इसको समझ गए जनरली, इस नियमावली में क्या क्या जिक्र है, अगर इसे आप समझ गए, अब आप जानेंगे कि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक में क्या है अंतर, आखिर नाम में क्यों किया गया परिवर्तन, और जानेंगे कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है ये मुझे 100% क्यों नहीं मिला। ये भी अगर प्रश्न आपका होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सर, क्या हमें योगदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो टोटली चीज़ों को मैंने स्टडी किया, देखा, तो मैं इतना ज़रूर मैं अपने स्तर से बोल सकता हूँ कि अगर राज्यकर्मी, देखिए दोस्तों, अगर राज्यकर्मी की बात की जाए और आपको विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी, मैं अलग से इसका एक नाम सोच लिया हूँ, विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी, नियोजन नहीं, मैं विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी इसको मान लीजिए और नियोजन इकाई मान लीजिए। नियोजन पे जो बहाल थे आपने परीक्षा दिया, उत्तीर्ण किया, अपनी सक्षमता दिखाए और आप ये साबित किए कि हम भी किसी से कम नहीं, और वाकई में आप किसी से कम है भी नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ज्वाइन करने में आपको लाभ है, इसलिए आपको योगदान करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं फैसला नहीं सुना रहा हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है। बहुत सारे शिक्षक आपके लिए आंदोलन, प्रोटेस्ट किए, बहुत सारे शिक्षक नेता आए, मैंने सबको देखा, सबको जानता भी हूँ। तो बहुत सारे शिक्षकों के मुंह से मैंने सुना, आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे शिक्षक बोल रहे थे हम ना भरवाई फॉर्म सक्षमता के, और वो चुप्पे चापी भर चुके थे, वो चुपचाप फॉर्म भर चुके थे। तो ऐसे किसी भी झांसे में आप नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग चुपचाप कर लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, वो तो कर चुके थे और कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। तो आप इसके लिए योगदान करें या ना करें आप खुद सोच सकते हैं। और साथ ही साथ सक्षमता, ये हाँ, नियमावली में एक चर्चा और है कि सक्षमता परीक्षा टोटल आप उत्तीर्ण नहीं करते हैं तब क्या होगा, अगर आप पास नहीं करते हैं तब क्या होगा, तब आपको अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ जाएगी। लेकिन इतना आसान चीज़ ये नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को समझाया आपको। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ों पे डाउट है, वेतन स्लिप के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, और ट्रांसफ़र नियम अभी आपका इस नियमावली में जिक्र नहीं है, और ये जो ट्रांसफ़र नीति अभी जो आवेदन हुआ है ट्रांसफ़र करना है, तो 1 से 7 जनवरी तक आपको योगदान कराना है, काउंसलिंग है, ट्रांसफ़र क्या क्या ये शिक्षा विभाग करने जा रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन रहा बात कि वेतन स्लिप के लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार का आपके पास प्रश्न है
तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2 की तैयारी जो मैंने सक्षमता 2 की तैयारी जो जीके स्टडीज़ पे कराया था, उस चैनल को मैं छोड़ चुका हूँ। काफ़ी कम वीडियोस में और कम प्रश्न में मैंने 100% प्रश्न को लड़ाया था, यानी एग्ज़ाम में जो प्रश्न मैं सेट किया वो पूछा गया। तो सक्षमता अगर 3 की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी विथ राहुल 247, क्योंकि इस चैनल को मैं छोड़ चुका हूँ। अब स्टडी विथ राहुल 247 पे काम कर रहा हूँ। तो सक्षमता 3 के लिए, चाहे सीटेट के लिए या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए या प्रधान शिक्षक 2.0 के लिए और बेसिक से चीज़ों को सीखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।